Hello, my dear students. This is the first time we are interacting with each others through video lectures. Just because lockdown, we are not interacting with face to face, but it's a nice to talking with video lectures and give informations related to your syllabus. Through PPT, I already give you the notes about the abnormal psychology, nature of abnormal psychology, characteristics of abnormal psychology. Now today I am going to discuss about the topographical aspect of mind. What is the topographical aspect of mind? What is the division of topographical aspect of mind? And what is the nature and characteristics of topographical aspects of mind? So let's start with your new topic, which is consist in your syllabus. Let's start what is topographical aspect of mind. Before understanding the topographical aspect of mind, we have to know about the psychoanalysis. What is the psychoanalysis? Let's start. Psychoanalysis is a school founded and developed by Sigmund Freud. In this school, he explained about the development of the personality. Psychoanalysis basically we can say that in psychology psychoanalysis is a third force means psychoanalysis एक जब हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं. जब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तब उसमें हम ये देखते हैं कि साइकोएनालिसिस यानी सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस का सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया. उसमें इन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किसी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है. इन दिस स्कूल उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पर्सन जो पर्सन आज है एट प्रेजेंट है उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, साइको एनालिसिस एज ए स्कूल of psychology emphasized upon unconscious mind into which individual pushes or represses all of his or her threatening urges and desires. Psychoanalysis में basically unconscious mind पर फोकस किया जाता है. अनकॉन्शियस माइंड मतलब जिसके बारे में हम अभी एट प्रेजेंट में अवेयर नहीं है. ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर रहता है? रिप्रेस्ड थ्रेटनिंग अर्ग्स एंड डिज़ायर्स, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन वो अनकॉन्शियसली हमें थ्रेट करता है. फ्राइड बिलीव दैट पर्सनैलिटी वॉज फॉर्म्ड बाई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. फ्राइड स्ट्रेस्ड ऑन सेक्स एंड एग्रेशन which he considered the two basic instincts of person's behavior. फ्राइड ने ये माना था कि किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में ये दो, सेक्स यानी लाइफ इंस्टिंक्ट एंड एग्रेशन यानी डेथ इंस्टिंक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. Through psychoanalysis method, treating mental illness and also a theory which explains human behavior. Okay, next point, Freud divided psychoanalysis theory into three parts. Freud ने psychoanalysis theory को 3 पार्ट्स में बांटा था. पहला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, सेकेंड डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी एंड थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. इस स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में उन्होंने क्या बताया था? फ्राइड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ 2 मॉडल. फ्राइड ने जब हम साइको एनालिसिस थ्योरी की बात करते हैं या साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी किसी पर्सनैलिटी को ही डील करता है कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट क्या हुआ और किस बेस पे हुआ है. इस पे पर्सनैलिटी को जब डिवाइड किया गया है तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड डेवलपमेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? जिसको उन्होंने 2 भागों में बांटकर एक्सप्लेन किया है, दैट इज फर्स्ट वन इज टोपोग्राफिकल मॉडल एंड सेकेंड इज डायनामिक मॉडल. टोपोग्राफिकल मॉडल जो आपके सिलेबस में है इसके बारे में ही हमें डिटेल में
पढ़ना है कि व्हाट इज़ द टोपोग्राफिकल मॉडल. कम topographical model. Topographical model is a workplace where dynamic forces are conflict between each other. Dynamic forces मतलब वो सारे forces जो continuously changes होते रहते हैं, जो हमारे माइंड में चलते हैं, कभी कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली हमें थ्रेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और हमें अपने खुद को मॉडिफाई भी करते हैं. तो ये सारे डायनामिक फोर्सेस जो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, इसका वर्क प्लेस ही टोपोग्राफिकल मॉडल कहलाता है. फ्राइड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू 3 लेवल्स. फ्राइड ने इस टोपोग्राफिकल मॉडल को 3 भागों में बांटा है. फर्स्ट वन इज़ कॉन्शियस, सेकेंड वन इज़ सबकॉन्शियस एंड थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियस. हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है कि टोपोग्राफिकल मॉडल में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस का नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इन तीनों का क्या रोल है, मतलब ये किसी ह्यूमन बीइंग में बेसिकली क्या रोल प्ले करता है. तो फर्स्टली दिया हुआ है कॉन्शियस मतलब क्या, दैट इज़ इमीडिएट अवेयरनेस. मतलब एट प्रेजेंट हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, दैट इज़ इमीडिएट अवेयरनेस. सबकॉन्शियस एसेसिबल मेमोरीज एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम याद कर सकते हैं. जैसे मान के चलो जितने भी स्टूडेंट्स हो अभी आप लोग, उसमें आप लोग जब किसी बुक को रीड करने बैठते हो तो आपको किसी रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है. एट प्रेजेंट ज़रूरत नहीं होती है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते तब ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सडनली आपके दिमाग में आता है कि अच्छा वो बुक कहाँ है, अगर उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो सडनली आपके दिमाग में ये आने लगता है कि बेड पे रखे थे कि चेयर पे रखे या फिर मेरे कबर्ड में रखा हुआ है. तो दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड. मतलब है मेरे दिमाग में वो चीज़ लेकिन एट प्रेजेंट नहीं है. हम थोड़ा सा भी अगर कोशिश करें तो वो तुरंत माइंड में आ जाता है कि वो मैंने कबर्ड में रखा हुआ है, कबर्ड से लाओ, देन रेफरेंस बुक के तौर पर उसका यूज़ करो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस क्या है, ड्राइव्स, इंस्टिंक्ट्स, रिप्रेस्ड ट्रॉमास, पेनफुल इमोशंस. मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी इंसान में बचपन में हुआ होता है एंड दैट इज़ रिप्रेस्ड. पुशेस ऑन बैक मतलब जिसको हम लोग दबा देते हैं, छुपा देते हैं ताकि वो हमें तकलीफ़ ना दे, जिससे हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकें. लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है. तो अगर एज ए डायग्राम हम देखें तो सबसे बिलो लेवल पर हमारा आता है दैट इज़ अनकॉन्शियस. देन सबकॉन्शियस, देन कॉन्शियस. जैसे अगर समुंदर में एक बड़ा सा आइस तैरता हुआ नज़र आए तो बिल्कुल नीचे जो होगा, जो ढका होगा, जो हमें नहीं दिखेगा बर्फ़ के टुकड़े में, दैट इज़ अनकॉन्शियस. जो थोड़ा सरफेस लेवल पे होगा, जो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, दैट इज़ सबकॉन्शियस. और जो बिल्कुल ऊपरी परत पे होता है, जो हम कहते हैं कि देखो वाइट बर्फ़ का चादर एक नज़र आ रहा है या वाइट बर्फ़ का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉन्शियस. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्शियस. व्हाट इज़ कॉन्शियस? कॉन्शियस माइंड मीन्स ऑल प्रेजेंट इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस विच अ पर्सन हैव. इट मीन्स कॉन्शियस रिप्रेजेंट शॉर्ट एंड लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. कॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि एट प्रेजेंट हमारे दिमाग में क्या है. जैसे अभी हम आपको कॉन्शियस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एट प्रेजेंट आपके दिमाग में क्या है, कॉन्शियसनेस के बारे में, आइसबर्ग के बारे में. तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में आप अवेयर हैं, जो एट प्रेजेंट आपके दिमाग में घूम रहा है, दैट इज़ कॉन्शियस. इसलिए कहा जाता है कि कॉन्शियस का जो एरिया होता है दैट इज़ शॉर्ट एंड दैट इज़ लिमिटेड. क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पर हम ध्यान दे रहे होते हैं या आंखों से देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अभी हम फोकस्ड हैं. इसलिए कहा जाता है कॉन्शियस इज़ अ प्रेजेंट अवेयरनेस
of the object, of the person, etc. Next point, so in a simple sentence we can say that the awareness of internal or external existence is called conscious. आइदर मेरे अंदर की कोई चीज़ें हो, आइदर कुछ बाहर की चीज़ें हो जिसके बारे में हम एट प्रेजेंट अवेयर हैं। मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, हम कानों से आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, जैसे आप अभी अपनी कानों से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप अपनी आँखों से इन सारे नोट्स को देख रहे हैं, तो एट प्रेजेंट इस चीज़ के बारे में आप अवेयर हैं, तो दैट इज़ कॉन्शियस. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ द कॉन्शियस लेवल ऑफ योर ब्रेन इज़ फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. ठीक है, समझ में आया? एट प्रेजेंट आप जिस भी चीज़ के बारे में अवेयर हैं या जिस भी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड. नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन. अब डिफरेंट डिक्शनरी में कॉन्शियसनेस के बारे में या कॉन्शियस के बारे में डिफरेंट टाइप्स के डेफिनेशंस दिए हुए हैं. कॉन्शियस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी, in word awareness of an external object, state or fact is called conscious. Clear? According to Cambridge Dictionary, the state of understanding and realizing something is considered as conscious. Okay. Next, according to Oxford Living Dictionary, conscious is a person's awareness or perception of something. Okay, clear? Next, characteristics of conscious. What is the characteristics, either what are the characteristics of consciousness? मतलब consciousness के कुछ characteristics होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी. What is? First, subjective and private. Conscious mind involves all of the things that person are currently aware. Such experience is completely private. क्या कहा जाता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, दैट इज़ पर्सनल अवेयरनेस है. जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी को नहीं आ रहा है. जिसको समझ में आ रहा है और जिसको नहीं आ रहा है, ये उनका अपना प्राइवेट एक्सपीरियंसेस है. ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, मुझे कड़वा लग रहा है या तीखा लग रहा है, दैट इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ये अगर हम किसी को बताते हैं, दैट इज़ वर्बल, हम एक्सप्रेशन या वर्बल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो जो फीलिंग है वो मेरा पर्सनल होगा, वो मेरा कम्प्लीटली प्राइवेट फीलिंग होगा. ठीक. नेक्स्ट, डायनामिक. We constantly move in and out various state of awareness throughout each day. मतलब क्या है? Throughout each day हम लोग डायनामिक मतलब गतिशील हैं. ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो होल डे हम बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयर होते हैं. जिस टाइम पर जिस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, उसी चीज़ को हम कॉन्शियस कहेंगे. जैसे एट प्रेजेंट आप इस नोट्स के बारे में सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अचानक आपके माइंड में आ गया, अच्छा मम्मी ने आज कहा था मुझे कि 4 दूध का पैकेट लेके आना. तो उस टाइम पे मेरा ये टॉपिक शैडो में चला गया, और आप जो दूध लाने की 4 पैकेट दूध की बात कर रहे हैं, दैट इज़ आपका कॉन्शियसनेस, यानी गतिशील है. फिर जैसे ही आप वो सोच लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा छोड़ो बाद में करेंगे, देन फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाते हो. दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है? डायनामिक मतलब गतिशील है. हम कभी बाहर आते हैं, कभी फिर उस टॉपिक में आ जाते हैं, फिर कभी उस टॉपिक से बाहर जाते हैं, देन फिर उस टॉपिक में वापस आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव. द माइंड इज़ अवेयर ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस. सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब एक सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए. आपके पीठ पर कोई छोटी सी चींटी चल रही है. वो जो चींटी चल रहा है, वो जो फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्टिव. मुझे लगता है कि मेरे पीठ पे कुछ चल रहा है, हम अचानक से उसको हाथ से हटाते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसके हटने के बाद भी मुझे फील होता है कहीं कहीं पे नहीं यहाँ पे भी है, जबकि वो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो सारी फीलिंग्स है, दैट इज़ जो हमें अवेयर कर रहा है, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव वे में है. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट, सिलेक्टिव अटेंशन. That is called cocktail party phenomenon. Consciousness consists in the selective of some and suppression of rest. इसका मतलब क्या है?
सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब होता है, सिलेक्टिव अटेंशन इज़ अ प्रोसेस, सिलेक्टिव अटेंशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस दैट सस्टेन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इग्नोरिंग द रिमेनिंग। मतलब जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे आप टीवी में मान के चलिए शाहरुख खान की मूवी देख रहे होते हैं, उस टाइम डोर पे बेल बजाने के बाद कौन आया, मम्मी ने मुझसे क्या कहा, या मेरा छोटा भाई मुझसे कुछ बोल भी रहा है, वी कैन टोटली इग्नोर दिस। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ शाहरुख खान के हर एक्ट पे है। दैट इज़ सिलेक्टिव अटेंशन। तो कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं तो सिर्फ उसी पे हमारा फोकस रहता है, बाकी सारी चीज़ें हमारी नज़रें के सामने से या मेरे कानों के आसपास से हट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक, नेक्स्ट सबकॉन्शियस। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस मीन सच मेंटल लेवल विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है? जो न कम्प्लीटली कॉन्शियस है न कम्प्लीटली अनकॉन्शियस है। यानी बर्फ़ का वो टुकड़ा जो ना तो पूरी तरीके से पानी के बाहर है और ना ही पूरी तरीके से पानी के अंदर है, यानी जिसका थोड़ा सा भाग पानी के अंदर है और थोड़ा सा परत पानी के ऊपर है। ठीक है, इट कंटेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ब्रॉट इन टू कॉन्शियस अवेयरनेस व्हेन नीडेड। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशंस इसमें स्टोर रहते हैं जिसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, वो अवेयर हम उससे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अभी मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब इस टॉपिक के बारे में सुन रहे हो तो आप कॉन्शियसली सुन रहे हो, यानी आप कॉन्शियस लेवल पे हो, कॉन्शियस माइंड पे हो। लेकिन सडनली पीछे से कोई आपको कहता है कि आपके क्लास के किसी दूसरे स्टूडेंट का नंबर मुझे दो। वो नंबर एट प्रेजेंट आपके दिमाग में नहीं है, आप कहते हैं अच्छा रुको थोड़ा सोचते हैं, लास्ट में 3 था, देन फर्स्ट में शायद 9835 था। तो जो आप याद करने की कोशिश करते हो, वो जो मेमोरी हमारे ब्रेन में है बट एट प्रेजेंट नहीं था, हम उसको लाने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, सबकॉन्शियस माइंड हैड नॉट सो मच इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। फ्रायड ने ये कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है किसी के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस नहीं करता है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा सबकॉन्शियस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री कॉन्शियस और फोर कॉन्शियस और अवेलेबल मेमोरी। अवेलेबल मेमोरी क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो अपने दिमाग पे अगर जोर डालें तो इन्फॉर्मेशन तुरंत कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रायड रिपोर्टेड दैट सबकॉन्शियस वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये क्लियर है क्योंकि हमने दिखाया कि समुंदर के ऊपर में एक पार्ट है, समुंदर के नीचे एक पार्ट है और बीच में एक परत है। तो बीच में जो परत है दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस क्या करता है? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यानी कभी कभी कुछ मेमोरीज़ कॉन्शियस से होते हुए सबकॉन्शियस से होते हुए अनकॉन्शियस में पहुंच जाता है, और कभी कभी कुछ मेमोरीज़, कुछ एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस के थ्रू कॉन्शियस में भी आ जाता है। तो देखा जाए तो ये एक पुल की तरह काम करता है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स ऑलवेज एक्टिव। Subconscious mind is always active during day or night. When you are asleep, your conscious mind is temporarily switched off, but your subconscious mind is alert. जब हम लोग सो जाते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं देख रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्शियस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म। हम सो रहे होते हैं, लेकिन जब सुबह में अलार्म बजता है तो अचानक से हमारा नींद खुल जाता है। उस टाइम पे नींद खुलना यानी सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिवली काम कर रहा होता है। ठीक है,
Subconscious mind is always active during day or night. In sleeping mode, you can easily wake up after hearing alarm sound. Next, it communicates with emotion. Subconscious mind कैसे communicate करता है? Through emotion. Emotions are the language of subconscious. ये important objective point है. Emotions are the language of subconscious mind. It works in sleeping mode also like dream. सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? इमोशन क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज होता है. जब हम सो रहे होते हैं हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं. जैसे सिंपली देखो कि ड्रीम में हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी सिम्बॉल्स को देखते हैं जिसका प्रेजेंट लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ड्रीम में परसीव करते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड और जस्ट बिकॉज इमोशंस आर अ लैंग्वेज. हम उस लैंग्वेज को वर्बल लैंग्वेज के तौर पर नहीं, एज ए सिम्बॉल परसीव करते हैं और वो सिम्बॉल हमारे ड्रीम में आता है. जैसे कभी हम सिम्बॉल के तौर पर ये देखते हैं कि सांप ने हमें डस लिया है या काट लिया है. उस जगह पे जैसे दिन में अगर किसी टीचर ने आपको क्लासरूम में डांटा हो या कुछ किया हो, आपके साथ मिसबिहेव हुआ हो, आप उसको सिम्बलाइज़ करते हो एज ए स्नेक, आप उसको सिम्बलाइज़ करते हो एज ए ड्रैगन, आप उसको सिम्बलाइज़ करते हो एज ए डेविल. तो वो सिम्बॉल आपके ड्रीम में आता है और आप वो ड्रीम को सबकॉन्शियसली सोचते हो. ठीक है. नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस. सबकॉन्शियस क्या करता है? बॉडली फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एट्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ब्रीदिंग राइट नाउ. ओके, अभी आप तुरंत अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दो. दिया? क्या आपने अभी तक अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दिया था? नहीं दिया था. आप इस टॉपिक पर ध्यान दे रहे थे, आप सबकॉन्शियस को समझने की कोशिश कर रहे थे. जब आपको ब्रीदिंग पर ध्यान देने के लिए बोला गया तब आप ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं कि मेरा सांस ज़ोर से चल रहा है या हम धीरे से सांस लेके सुन रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को. तो आप चाहे ब्रीदिंग पर, आप चाहे ब्लड सर्कुलेशन पर, आप चाहे अपने डाइजेशन प्रोसेस पर ध्यान दें या ना दें, बट वो सबकॉन्शियसली काम करते रहता है. ये कंट्रोल होता है किससे? सबकॉन्शियस माइंड से. ठीक है. नेक्स्ट, इट कांट प्रोसेस नेगेटिव वर्ड्स. नेगेटिव कमांड्स लाइक डोंट, doesn't are not processed by subconscious mind. For example, don't think about that you are a become a fairy. हम लोग जिस चीज़ के लिए मना करेंगे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सबकॉन्शियस माइंड उसी के बारे में सोचेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कहा गया कि दैट थिंक अबाउट दैट यू बिकम ए फेरी. जैसे कहा जाएगा कि वाइट एलिफेंट के बारे में मत सोचो, लेकिन आप इमेजिन वही करोगे कि अगर काला हाथी के जगह पर सफ़ेद कलर का एलिफेंट हो तो कैसा लगेगा उसको देखने में. यहाँ कह रहा है कि डोंट, कांट प्रोसेस नेगेटिव वर्ड्स. क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड्स को कैप्चर ही नहीं करता. हम कहेंगे नहीं करो, मत करो, हम उसी काम को करते हैं. जैसे हम कहेंगे कि बार बार मोबाइल मत देखो. क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारी आंखों के लिए हैम्परिंग है, ये तुम्हारे स्टडीज़ को हैम्पर करता है. ये न वर्ड्स को सबकॉन्शियस कैप्चर ही नहीं करता. वो फिर भी हम मोबाइल देखते हैं, चाहे हम जानते हुए कि ये मेरे हेल्थ के लिए हार्मिंग है, मेरी पढ़ाई के लिए हार्मिंग है. तो ये जो भी हम काम करते हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इट मेंटेन्स पर्सनस वेलबींग. ठीक है. नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स पर्सन हैबिट्स. हैबिट्स आर द बिहेवियरल पैटर्न्स विच स्टोर्ड इन पर्सन सबकॉन्शियस माइंड. हैबिट्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स के हमारे हैबिट्स होते हैं. ठीक है. जिसको बहुत देर तक सोने की हैबिट है, किसी को बात करने, किसी को लड़ने की हैबिट है, किसी को बार बार किसी एक्टिविटीज़ को दोहराने की हैबिट है. तो ये सारे हैबिट्स हम ना चाहते हुए भी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल करता है. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, तो वो हमसे उन कामों को करवाता है. नेक्स्ट, subconscious mind thinks in form of images. Subconscious mind store all our memories and experiences in form of images. पहले ही हम बताएं.
कि कोई भी इंफॉर्मेशंस जो हमें मिला होता है हम उसको एज ए इमेज इमेजिन करने लगते हैं। जैसे किसी के सामने अगर कहा जाए कि चलो हम लोग किसी आइसलैंड में घूम के आते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पे घूम के आते हैं जहाँ पे पहाड़ हो, समुंदर हो, तो जैसे कोई कहता है हम सडनली इमेज बनाने लगते हैं कि हाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं, सामने में समुंदर का नीला पानी है, एक जहाज गुजर रहा है। ऑल दिस इमेजिनेशंस आर कंट्रोल्ड बाय सब कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम सारे मेमोरीज को, सारे एक्सपीरियंसेस को इमेज के तौर पे फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अनकॉन्शियस। फ्राइड ने जो साइको एनालिटिक थ्योरी या साइकोडायनामिक थ्योरी की बात की थी, उन्होंने जो स्कूल साइको एनालिसिस स्कूल का डेवलप किया था, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इस अनकॉन्शियस पे, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट उसके अनकॉन्शियस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ अनकॉन्शियस। अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, विशेस, फीलिंग्स एंड मेमोरीज लुक डिप इन माइंड। क्या है? अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, विशेस, फीलिंग्स एंड मेमोरीज लॉक्ड डीप इन माइंड। वो सारे विशेस, वो सारे मेमोरीज, वो सारे फीलिंग्स जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, वो कहाँ लॉक्ड हो जाते हैं? लुक्ड डीप इन द माइंड, हमारे माइंड के पीछे साइड में, जहाँ पे हम पहुँचना नहीं चाहते हैं या पहुँच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस मीन्स बियॉन्ड कॉन्शियस, जो कॉन्शियस से बहुत आगे है, परे है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजन ऑफ माइंड इज़ अनकॉन्शियस माइंड। यानी जो मैंने कहा था कि ये जो कर्व बना उसमें मैक्सिमम पार्ट जो समुंदर के नीचे है, जो पूरा ढक चुका है, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, दिस होल्ड्स अनएक्सेप्टेबल मेमोरी और अर्ग्स डिज़ायर और इम्पल्सेस दैट कुड सीरियसली थ्रेटन अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी छोटे बच्चे का बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है और उसके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा ही किया गया है वो चाइल्ड अब्यूज़, लेकिन उसको बचपन में इतना डराया गया, इतना धमकाया गया या इतना ट्रॉमेटिक वो फील की है कि उसके मन में उसका एक नेगेटिव भाव आ गया है, जिसकी वजह से वो कोई भी रिलेशनशिप एडोलसेंस में आके डेवलप नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके वो जो पास्ट नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, अर्ग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो उसको बार बार थ्रेट करते हैं। ये कॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड में नहीं है, या अनकॉन्शियस माइंड में है, जिसकी वजह से वो किसी न्यू रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर रिलेशन में कहीं ना कहीं थ्रेटन है, हर रिलेशन में कहीं ना कहीं चीटिंग है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सीरियसली थ्रेटन अ पर्सन्स सेंस ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैक्सिमम अनकॉन्शियस थॉट्स आर सेक्सुअल, एंटी सोशल, immoral, hateful, etc. ठीक, नेक्स्ट, अनकॉन्शियस थॉट्स मोस्टली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। फ्राइड ने कहा था कि किसी बच्चे का बचपन में हुए सारे उसके साथ बिहेवियर या उसका बचपन में बीता हुआ मेमोरीज, उसके एक्सपीरियंस ही बाद में जाके उसके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। वो अनकॉन्शियस ही माइंड है जो किसी पर्सन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट, अनकॉन्शियस प्रोसेस आर अंडरस्टूड टू बी डायरेक्टली बाय एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, स्लिप्स ऑफ टंग एट्सेट्रा। इसको मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि स्लिप ऑफ टंग एक बार क्लास में डिस्कस हुई थी कुछ स्टूडेंट्स के साथ। स्लिप ऑफ टंग, जैसे हम लोग किसी को बात करते करते गाली का यूज़ कर देते हैं, स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं, फिर कहते हैं यार सॉरी मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बट दैट इज़ इंटेंशनली ही होता है, लेकिन ये अनकॉन्शियसली होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी से मिलना चाहते हैं, तो जब हम किसी से एक बार मिलते हैं तो मिलने के बाद मान के चलो कि हमने उससे मिला या रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाए पिए और अपना कुछ सामान वहीं पे छोड़ के आ गए और उसको वो लेके चली गई।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि वो सामान हमने इसलिए नहीं छोड़ा कि हम भूल गए, इसलिए छोड़ा कि अनकॉन्शियस माइंड चाहता था कि हम उससे दोबारा मिले। ठीक है, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस आर अंडरस्टूड टू बी डायरेक्टली बाय एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। जब हम ड्रीम्स का एनालिसिस करते हैं, हम लोग ड्रीम कभी कभी ऐसे देखते हैं जिसका हमें कोई लिंक नहीं मिलता है, लेकिन जब इस ड्रीम का एनालिसिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो लिंक जुड़ता चला जाता है कि अच्छा इसके मन में ये है, अनकॉन्शियसली ये ऐसा सोचती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग ड्रीम किसी के साथ डिस्कस मत करना, ड्रीम ऑलवेज डिस्कस करो कि पता चले कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या चल रहा है। नेक्स्ट, स्लिप ऑफ टंग के बारे में भी हम बता दिए कि हम कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम इंटेंशनली बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड हमें बुलवाता है या करवाता है। नेक्स्ट, thus it can be said that the darkest part of mind is called unconscious। darkest part क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे अर्ग्स, वो सारे डिज़ायर, वो सारे विशेस मेमोरीज एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो अनएक्सेप्टेबल रहते हैं, जो सोसाइटी के में सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। फर्स्ट क्या है? Unconscious mind consists deeper mental process which is not readily available to the conscious mind। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है? डिपर मेंटल प्रोसेस है जो आसानी से कॉन्शियस माइंड में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑटोमेटिक स्किल्स, इंस्टीट्यूशन, फैंटेसी एंड ड्रीम्स। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होते हैं? आपके ऑटोमेटिक स्किल्स, फैंटेसी, ड्रीम्स, इंट्यूशन, ये सारे स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस माइंड इज़ एन इंजन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक इंजन है, मतलब वो सारे डिज़ायर्स इसमें रहते हैं जो अनएक्सेप्टेबल हो, जिसको हम सबके सामने नहीं ला सकते हैं, तो ये थ्रू ड्रीम, थ्रू स्लिप ऑफ टंग ये बाहर निकल कर आता है। नेक्स्ट, all basic instincts and urges were contained in unconscious mind। instinct are two types, like life instincts is sexual desire related to survival and death instincts is aggression। फ्राइड ने कहा था किसी भी पर्सन में दो तरह के इंस्टिंक्ट होते हैं, एक होता है उसका लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा होता है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब कोई इंसान खुश रहना चाहता है। फ्राइड बेसिकली सेक्सुअल डिज़ायर यानी उनका जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, दैट इज़ ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटाइल। 5th स्टेजेस की बात की थी उन्होंने। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंसान अगर खुश रहता है, अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड करता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर इसका मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ किसी के साथ इंटरकोर्स करें। सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब बहुत सारे डिज़ायर्स इसमें फुलफ़िल होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में जुड़ना, अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप में आना, अपने नए दोस्तों के साथ जुड़ना, इसको उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट कहा था। वहीं पे उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट की बात की थी, जिसका मतलब होता है एग्रेसिव बिहेवियर, हार्मफुल बिहेवियर, हार्मफुल चाहे किसी और के लिए हो चाहे खुद के लिए हो, ये सारी काम जो होती है उसको उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट में लाया था। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट बोथ आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ये ट्रोपोग्राफिकल मॉडल जो 3 लेवल्स है, इसको एक डायग्राम के थ्रू ये आप अपने एग्ज़ाम में भी बना के क्लियर कर सकते हैं कि जो सबसे नीचे और सबसे मेजर पार्ट को कवर करता है दैट इज़ अनकॉन्शियस लेवल, जो उसके बाद के लेवल को कवर करता है दैट इज़ सबकॉन्शियस लेवल, एंड जो सबसे अबव लेवल को कवर करता है दैट इज़ कॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में अगर कोई ब्रिज का काम करता है दैट इज़ सबकॉन्शियस लेवल। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया है कि व्हाट इज़ द टोपोग्राफिकल ऑफ मॉडल। टोपोग्राफिकल ऑफ मॉडल जो है ये फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है। एक हो गया आपका टोपोग्राफिकल मॉडल एंड सेकेंड वन इज़
डायनेमिक मॉडल, टोपोग्राफिकल मॉडल में ही उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात की है। यहाँ मैंने इसके नेचर्स के बारे में, यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस से डील किया है। होपफुली जब आपको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर से पूछे मेरे से क्वेश्चंस, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे। ओके, गुड बाय एंड